Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So today we are going to start a very new topic for all economic students. The chapter is all about the demand. What is demand? What are the factors? So let's go through with it. So without wasting our time, let's get started. Demand. What is demand? Demand is defined as a quantity of a good or a services a buyer is willing to purchase at a certain price and at a specific time. डिमांड इज़ अ फंडामेंटल फैक्टर विच रेगुलेट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. देखिए, डिमांड, डिज़ायर और वांट, ये तीनों सेम चीज़ होती हैं. इफ़ वी वांट टू परचेज एनी कमोडिटी दैट इज़ नोन एज डिमांड, वांट एंड डिज़ायर. बट अगर इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट की बात करें तो डिमांड वो क्वांटिटी होती है गुड्स और सर्विसेज की जो कि एक बायर परचेज करना चाहता है किसी भी सर्टेन लिमिट पे, सर्टेन प्राइस पे और स्पेसिफिक टाइम पे. ठीक है, डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे अगर हम किसी भी परचेजिंग पावर, किसी भी विलिंग टू परचेज पावर को हम विदाउट सर्टेन प्राइस और स्पेसिफिक टाइम के शो करें. हम तब तक कि उसको डिमांड नहीं कहेंगे जब तक कि वहाँ पे किसी भी सर्टेन प्राइस की बात ना हो रही हो और जब तक कि वहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ना डेडिकेट हो. ठीक है, डिमांड इज़ अ फंडामेंटल फैक्टर्स विच रेगुलेट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. डिमांड एक फंडामेंटल फैक्टर होता है जो कि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है. जैसे कि अगर देखिए, अगर हम डिमांड करते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है, अगर हमारी डिमांड बंद हो जाएगी तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगी. अगर प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो मार्केट में एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा और एक्सचेंज के मतलब सेल होना बंद हो जाएगा और सेल के एक्सचेंज में जो रिमर्नेशन आता है वो बंद हो जाएगा. तो एक तरह से वहाँ पे कैपिटल फॉर्म होना मार्केट में बंद हो जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि डिमांड एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, एक फंडामेंटल फैक्टर होता है जिससे कि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेगुलेट की जाती हैं. जैसे कि इस ग्राफ से समझते हैं, डिमांड है, ठीक है, डिज़ायर किया कि हमको एक घर बनवाना है. तो उसके लिए अगर हमने जैसे सोचा कि हमको घर बनवाना है तो उसके लिए हमने डिज़ायर किया कि हाँ मुझे घर चाहिए एंड आई वांट वन हाउस. तो उसके लिए उसने कैपेसिटी है, उसके पास कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल के बाद रेडी होना चाहिए उस कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए एक सर्टेन लिमिट में, एक सर्टेन टाइम पे, तभी हम उसको डिमांड कह सकते हैं. अगर हमने सिर्फ सोच लिया और हम उसके लिए खर्च करने को रेडी ही नहीं है, या वहाँ पे हमने किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात की नहीं, चलो ठीक है खर्च करने के लिए तो रेडी है लेकिन साल भर बाद बनाएंगे, एक साल बाद बनाएंगे, तो यहाँ पे एक टाइम की बात हो रही है ना. लेकिन अगर हम टाइम ही ना बताएं, चलो बनवा लेंगे, कब बनवा लेंगे पता नहीं, तो वो कैसे डिमांड होगी. अगर वहाँ पे डिज़ायर की बात की है तो अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, कैपेसिटी भी होनी चाहिए और सर्टेन टाइम पीरियड भी होना चाहिए, तभी हम उसको डिमांड कहेंगे. डिज़ायर और वांटिंग अलोन इज़ नॉट इनफ टू क्रिएट डिमांड. डिज़ायर और वांटिंग अकेले काफ़ी नहीं होते एक डिमांड को क्रिएट करने के लिए. देयरफॉर डिज़ायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड विलिंगनेस टू पे लीड्स टू डिमांड. मतलब डिज़ायर, मनी की अवेलेबिलिटी और उसको खर्च करने की पावर, ठीक है, कि हम रेडी होने चाहिए. एक तो पैसे भी होने चाहिए और पैसे को खर्च करने के लिए भी हम रेडी होने चाहिए, तभी हम उस चीज़ को डिमांड कहेंगे. डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स. डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है. ठीक है, किसी भी गुड की डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड रहता है. दे इंक्लूड चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. जैसे कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस आ जाती हैं, चेंजेस इन द इनकम ऑफ पीपल, या पीपल के इनकम में चेंजेस आ जाती हैं, या प्रेफरेंस ऑफ द बायर चेंजेस. ठीक है, या बायर्स के चेंज मतलब प्रेफरेंसेस पे चेंजेस आ जाते हैं. जैसे कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस आ जाएंगे तो वहाँ पे डिमांड जाहिर सी बात है या तो अगर बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी. अगर प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, अफोर्डेबल नहीं होगा लोगों के लिए, तो वहाँ पे डिमांड गिर जाएगी. बट अगर वहीं पे प्राइसेस कम हो जाते हैं और अफोर्डेबल हो जाते हैं तो लोग वहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी एंड पीपल आर रेडी टू बाय फॉर दैट कमोडिटी. ठीक है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही प्राइसेस गिर जाते हैं तो उसको इन्फीरियर या लो क्वालिटी गुड समझेंगे, तो उसके लिए भी वहाँ पे भी प्राइस मतलब वहाँ पे भी डिमांड कम हो जाएगी. तो एक स्टेबिलिटी लाना वहाँ पे, ठीक है, एक स्टेबिलिटी इस अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलना प्राइस कि लोग खरीदने को भी रेडी हों, वहाँ की डिमांड कम ना हो. चेंजेस इन द इनकम ऑफ पीपल. अगर पीपल की इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, और प्राइस कम मतलब इनकम बढ़ जाती है और उसके लिए उनकी इन्वेस्टिंग पावर बढ़ जाती है. अगर इनकम बढ़ेगी तो उनकी इन्वेस्टिंग पावर बढ़ जाएगी, तो वो और अच्छे गुड्स को प्रोडक्ट का मतलब परचेज़ करने के लिए रेडी हो जाएंगे. तो वहाँ पर भी हमारी जो डिमांड है वो इन्फेक्ट कर जाती है. एंड चेंजेस इन द प्रेफरेंसेस ऑफ बायर. वो क्या होता है, देखिए बायर क्या चाहता है खरीदने, क्या उनकी नीड्स हैं. ठीक है,
प्रेफरेंसेस ऑफ बायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए, क्योंकि अगर हम कमोडिटी लेने जा रहे हैं मार्केट में तो वो हम अपने अकॉर्डिंग लेके आएंगे ना। कंज्यूमर को हमेशा मार्केट का किंग माना जाता है, कंज्यूमर इज़ नोन एज द किंग ऑफ द मार्केट। तो कंज्यूमर क्या उसकी नीड्स है, क्या वो चाहता है अपने प्रोडक्ट में, उस अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किस अकॉर्डिंग बनते हैं, वो कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग बनते हैं। अगर उनके प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ गए तो हमारी डिमांड कहीं ना कहीं फॉल या राइज होने के चांसेस होते हैं। फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड पे इम्पैक्ट कर जाते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल लेके नहीं चल रहे, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल बेसिस पे, दैट मीन्स पर्टिकुलर किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं कि सिंगली अगर हम बात करें किसी भी डिमांड की, एक पर्टिकुलर डिमांड की बात करें तो वो कैसे फैक्टर डिटरमाइन हो जाती है, क्या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट कर जाते हैं। डिमांड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्राइस अलोन, मैनी अदर फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। सिर्फ एक प्राइस ही नहीं होता है जो डिमांड को अफेक्ट कर जाता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर जाते हैं। जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी आर इन्वर्सली रिलेटेड, मीन्स इंक्रीज इन प्राइस रिड्यूसेस द क्वांटिटी एंड डिक्रीजेस प्राइस एंड इंक्रीजेस द क्वांटिटी। देखिए, ये लॉ ऑफ डिमांड भी कहता है, जैसे अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, और क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या इन्वर्स रिलेशन होता है। ये इन्वर्स रिलेशन दैट मीन्स कि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाएगा या दूसरे के बढ़ने से पहला कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता। इन्वर्स रिलेशन मतलब उल्टा रिलेशन होता है। जैसे अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी आर इन्वर्सली रिलेटेड, इट मीन्स इंक्रीज इन प्राइस, अगर प्राइस बढ़ेगा रिड्यूसेस द क्वांटिटी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, एंड डिक्रीजेज इन प्राइस, अगर प्राइस कम होगा तो इंक्रीजेज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कंज्यूमर इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर जनरली पॉजिटिवली रिलेटेड, व्हेन द इनकम इंक्रीजेज द डिमांड इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। और अगर हम इनकम की बात करें, देखिए वहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस की बात कर रहे थे तो एक बढ़ रहा था एक कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम की बात हो रही है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये दोनों पॉजिटिव रिलेशन होता है। वहाँ पे इन्वर्स रिलेशन था, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है तो इनकम भी बढ़ेगी। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, दैट मीन्स कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। वहाँ पे इन्वर्स रिलेशन था, दैट मीन्स उल्टा रिलेशन था। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन, दैट मीन्स बोथ आर कंटिन्यूइंग विथ ईच अदर। ठीक है, कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। Consumption choices are also influenced by the alternative options available to users in relevant marketplaces. कंजप्शन चॉइसेस, कंजप्शन करने के चॉइसेस, जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग उनकी अलग अलग उनके प्रोडक्ट की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, तो उनके अगर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिल जाते हैं कंज्यूमर को, तो उनके अगर चूज़ करने के तरीके में अलग आएगा। जैसे अगर आज हम ये प्रोडक्ट बाय करते थे, कल को हमने दूसरा प्रोडक्ट, हमने अपनी जो डिमांड है वो शिफ्ट कर ली, दूसरा कोई प्रोडक्ट हमने यूज़ करने लग गए, तो क्या होता है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो होते हैं अगर वो इतने सारे अवेलेबल होते हैं यूज़र्स के लिए कि अगर देखिए कंजप्शन चॉइसेस आर also influenced by the alternative option available to the users in the relevant marketplaces। ठीक है, कंजप्शन की चॉइसेस इतने सारे इन्फ्लुएंस किस चीज़ पे हो जाता है, कंज्यूमर के जो चॉइस होते हैं वो इतने सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं मार्केट में कि उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कि इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं मार्केट में, इतने सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं कि कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट वी हैव टू बाय, क्या बाय करना है, मतलब लेने कुछ और जो, लेकिन उनको कोई प्रोडक्ट और पसंद आता था वो ले लेते हैं। तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे कंजप्शन की जो चॉइस है वो इन्फ्लुएंस कर जाती है, दैट मीन्स अफेक्ट कर जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज जॉइंटली एंड कंज्यूम टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ कार्स राइज द प्रेफर टू ट्रैवल इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हो जाता है, कार एंड पेट्रोल, बहुत सिंपली एग्जांपल लेके चलते हैं, कार एंड पेट्रोल, कार भी और पेट्रोल भी, बिना कार पेट्रोल नहीं, बिना पेट्रोल कार नहीं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। अगर एक भी यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा भी हम साथ में यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल अभी मैंने बताया कार एंड पेट्रोल, अगर हम कार ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें पेट्रोल डलवाएंगे, वरना कोई काम कार का यूज़ ही नहीं, और पेट्रोल ले रहे हैं दैट मीन्स कार है वहाँ पे।
ठीक है। तो वो चीज़, वो गुड्स जो साथ में यूज़ किए जाते हैं, जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कार राइज, पीपल प्रेफर टू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन्स अंडर सच कंडीशंस, डिमांड ऑफ पेट्रोल वुड इंक्रीज। ठीक है, अगर देखिए, अगर यहाँ पे कार की जो प्राइस है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक क्या ट्रांसपोर्ट का मतलब अपना जो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होगा या खुद भी ट्रैवल करना होगा, तो क्या क्या ऑप्शन चुनेगी? ट्रेन चुनेगी। ठीक है, अगर पेट्रोल डिमांड की पेट्रोल डिक्रीज़ हो, कम हो, अगर मतलब उनको सही लगा, जैसे कि अगर कार महंगी हो रही है, तो लोग जाहिर सी बात है कि हम या तो अपने खुद पैदल जाएंगे, या तो हम ट्रेन को लेंगे, प्रेफर करेंगे, क्योंकि कार महंगी है तो ट्रेन उससे कम मतलब उससे सस्ती है, उसके अकॉर्डिंग में चीप क्वालिटी है। तो क्या होगा, हम वहाँ अपनी जो डिमांड है वहाँ शिफ्ट कर देंगे, अगर पेट्रोल जो होगा उसकी डिमांड कम होगी तब। तो ये क्या है कि यहाँ पे दोनों चीज़ एक साथ कर रही है ना, कि अगर हमारी एक चीज़ बढ़ रही है तो हमने अपनी डिमांड शिफ्ट कर दी, और दूसरी भी कम हो रही है, कि यहाँ पे देखिए प्राइस क्या है कि प्राइस ज़्यादा है और पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर पेट्रोल के दाम कम कर देंगे तो, और प्राइस वैसे भी कार के ज़्यादा है, तो लोग एक जगह इन्वेस्ट करेंगे ना, दो जगह तो भागेंगे नहीं इन्वेस्ट करने। अगर दोनों देखेंगे तो दोनों तो मतलब बिल्कुल नहीं वो परचेज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे वो कमोडिटी होती है जो एक साथ कंज्यूम की जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर प्रिफर्ड बाय द कंज्यूमर टू बी ऑल्टरनेटिव टू द प्रोडक्ट। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑन अ प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी लीड्स टू द डिमांड ऑफ कॉफ़ी। एक के जगह पे दूसरे जो गुड्स यूज़ किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट क्या कौन से गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर एक की क्वांटिटी बढ़ जाती है, एक की प्राइस बढ़ जाता है, तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे अगर टी मतलब टी लीव्स, ठीक है, अगर टी लीव्स की बात करें तो टी लीव्स की अगर मान लो प्राइस बढ़ जाती है, तो हम अपनी डिमांड कहाँ शिफ्ट कर लेंगे? कॉफ़ी पे शिफ्ट कर लेंगे। वहीं अगर कॉफ़ी की डिमांड प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम अपनी डिमांड टी लीव्स पे शिफ्ट कर देंगे, दैट मीन्स टी पे शिफ्ट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लेते हैं अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स पे, दैट मीन्स उसके ऑल्टरनेटिव गुड्स पे, उसको जो रिप्लेस कर जाए उसके सब्स्टिट्यूट पे। सब्स्टिट्यूट वो गुड्स होते हैं दैट मीन्स कि हम उसके जगह पे दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टफ कॉम्पिटिशन होता है फिर गुड्स के बीच में। अब फैक्टर डिटरमाइनिंग मार्केट डिमांड, मार्केट वहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे बात कर रहे थे, अब यहाँ पे मार्केट बेसिस पे बात कर रहे हैं, ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं। When the major portion of the national income is concentrated in the hands of rich people, the demand of luxury good will increase and vice versa। अगर हम मेजर पोर्शन की बात करें नेशनल इनकम की, तो जो अगर रिच पीपल होंगे उनकी डिमांड किस तरफ जाएगी? जो रिच पीपल होंगे उनकी डिमांड जाएगी लग्जरी गुड्स की ओर, और वहीं जैसे अगर जितने रिच होंगे उनकी डिमांड उतनी लग्जरी गुड्स की जाएगी, और ऐसे ही इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। जैसे जैसे पीपल्स उनके मतलब अकॉर्डिंग होगी, जितनी जितनी उनकी इनकमिंग पावर होगी उतना उतना उनकी डिमांड उस तरह से इन्फेक्ट करती जाएगी। जैसे रिच पीपल लग्जरी गुड्स और पुअर पीपल्स इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लीड्स टू मोर डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स लेस डिमांड फॉर ऑफ देम। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज आती है, अगर जनसंख्या में बढ़ावत आती है, तो क्या होगा? डिमांड, ऑल टाइप्स ऑफ डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, सारे गुड्स की डिमांड्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, दैट मीन्स कि लोगों की चॉइस भी होगी। वहाँ पे इतने सारी पॉपुलेशन, इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग डिमांड है, सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस है, सबकी अलग अलग चॉइस है, तो सबके अलग अलग खरीदने की पावर भी तो होगी, कैपेबिलिटी भी तो होगी। लोग अलग अलग, उनकी माइंडसेट होगी, उनकी थिंकिंग अलग होगी, उनके प्रेफरेंसेस अलग होंगे, तो सब अलग अलग गुड खरीदना चाहेंगे, तो सब टाइप की गुड्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। और वहीं पे अगर पॉपुलेशन में कमी होगी तो कम डिमांड होगी, और कम वहाँ पे डिमांड मतलब सभी भी गुड्स की कम डिमांड होगी। डिमांड फॉर कमोडिटीज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया एंड वेदर। डिमांड किस चीज़ पे भी इफेक्ट कर जाती है? क्लाइमेट और एरिया, कैसा क्लाइमेट है। जैसे ठंडियों में वुलन क्लोथ्स की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, और वहीं पे रेनी सीज़न में अम्ब्रेलास की डिमांड बढ़ जाती है। तो वहाँ पे वेदर और एरिया, क्लाइमेट, ये सब भी इफ़ेक्ट कर जाता है डिमांड के, कि जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा वेदर होगा, जैसा एरिया होगा, उस अकॉर्डिंग में डिमांड चेंज होती रहती है। अब लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड वो डिमांड होता है जहाँ पे इन्वर्स रिलेशन की बात करता है। अभी इन्वर्स रिलेशन हमने डिस्कस किया था। इन्वर्स रिलेशन वो रिलेशन होता है जहाँ पे एक के बढ़ने से दूसरा गिर जाता है या दूसरे के बढ़ने से पहला गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? उल्टा रिलेशन होता है, इन्वर्स होता है। जैसे कि देखिए बात करते हैं,
लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इन्वर्स रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में दो इन्वर्स रिलेशन बात करते हैं, उल्टा रिलेशन की बात करते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे 600 प्राइस था और 50 डिमांड थी, ठीक है। 300 हो गया, कम हो गया, प्राइस कम हो गया और डिमांड बढ़ गई, 50 to 60 हो गई। और फिर 300 to 100 हो गया, 300 से 100 पे गिर गई डिमांड प्राइस, ठीक है। प्राइस यहाँ कम हो गया तो यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। मतलब जैसे 600 था तो यहाँ पे 50 डिमांड थी, 300 हुआ 60 डिमांड हो गई, और 100 रुपीज़ हुआ तो 70 डिमांड हो गई। मतलब जितना जितना प्राइस कम हो रहा है उतना उतना डिमांड बढ़ रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ हाई, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस हाई है तो कंज्यूमर डिमांड द डिक्रीजेस, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ी हुई है, ठीक है, हाई है, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड क्या कर लेगा, कम कर लेगा। और अगर कम है डिमांड, मतलब प्राइस कम है, तो डिमांड बढ़ा लेगा। तो Q इज इक्वल्स टू F और P, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि अब देखिए ग्राफ समझते हैं। जब 600 था, वाई एक्सिस पे आइए, प्राइस और क्वांटिटी पे आइए। वाई एक्सिस पे क्या है, 600, 300, 100। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस डिनोट कर दिया और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिनोट कर दी, ठीक है। अब देखिए जब 600 हमारी प्राइस थी तो डिमांड कितनी थी, 50 की थी। फिर 300 की जब डिमांड हुई, प्राइस हुआ, तो हमारी डिमांड बढ़कर 60 हो गई थी। और जब प्राइस कम हुआ, 100 हो गया, तो हमारी डिमांड बढ़कर 70 हो गई। तो ये देखिए डिमांड कर्व नीचे की ओर जा रहा है ना, यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है और डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाई देयर वाज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग इन डिमांड कर्व। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, द इन्वर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड अ क्वांटिटी डिमांड कॉजेज द डाउनवर्ड स्लोपिंग इन डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए लेफ्ट टू लेफ्ट यहाँ पे डाउन हो रहा है डिमांड कर्व, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन शो हो रहा है। जैसे जैसे आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होती है, और जैसे जैसे प्राइसेस कम होती है डिमांड आपकी बढ़ती जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। जनरल टेंडेंसी, इट इंडिकेट्स चेंजेस इन डिमांड विद द चेंजेस इन प्राइस। जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि अगर डिमांड में चेंज होगा तो प्राइस, जाहिर सी बात है, प्राइसेस में भी चेंज होगा। रिलेशन ऑफ टाइम, इट इज़ रिलेटेड टू टाइम बिकॉज द प्राइस चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देन नेवर फिक्स। ये भी पता है कि रिलेशन ऑफ टाइम होता है कि जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आज इन्फ्लेशन का समय है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, डिफ्लेशन का समय है तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो जैसे जैसे टाइम होता रहेगा, मतलब जैसे जैसे टाइम होता रहेगा, जैसे जैसे मार्केट में सिचुएशन होती जाए, जैसे जैसे फैक्टर्स फ्लो करते जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग आपकी प्राइसेस भी चेंज होती जाएंगी। वो कभी भी फिक्स्ड या कांस्टेंट नहीं होती हैं। प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप, द इंक्रीज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात करें, द इंक्रीज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड। एक समय पे अगर प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो ठीक है, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड पे एक समय पे वो अफेक्ट नहीं भी करेगी। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक समय पे वो कभी वो वहाँ पे इफेक्ट नहीं करती है। जैसे कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जब हमारी जैसे नेसेसिटी की आइटम की बात आ रही है, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट, हमारी नेसेसिटी की आइटम जैसे खाना हुआ, उसकी प्राइस कितनी भी, नमक हो गई, ठीक है, उसकी प्राइस चाहे जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन हमें उसे परचेज़ करना है क्योंकि वो नेसेसिटी आइटम है, उसको हमको कंज्यूम करना ही करना है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं कि जिनकी प्राइस अगर बढ़ती भी है फिर भी हम उसको उस पर एक्सपेंड करने को रेडी हो जाते हैं, बिकॉज वो नेसेसिटी आइटम है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं सप्लाई के डेफिनेशन पर। व्हाट इज सप्लाई? In economics, supply is defined as a quantity of a particular commodity which seller is ready to sell at a given, ठीक है। सप्लाई क्या होती है, एक ऐसी कमोडिटी, मतलब क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एक ऐसी क्वांटिटी कमोडिटी की विच अ सेलर इज़ रेडी टू गिवन एट सेल एट अ गिवन, मतलब जो कि प्रोड्यूसर रेडी हो जाता है सेल करने के लिए, ठीक है, उसको बेचने के लिए रेडी हो जाता है किसी भी प्राइस पे। इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द कंज्यूमर टू बाय। लेकिन इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में वो कंज्यूमर के लिए रेडी है बाय करने के लिए, मतलब उनको बेचने के लिए रेडी है। सेलर सप्लाई का मतलब बस इतना होता है कि प्रोडक्ट को मार्केट तक लाना, मैन्युफैक्चरर प्लेस से लेकर मार्केट तक लाना, वहाँ पे सप्लाई होता है, ठीक है। कि अगर सप्लाई, दैट मीन्स अगर वहाँ मैन्युफैक्चर प्लेस से मार्केट में आ गया, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट रेडी है, अब वो बिकने को तैयार है, अब उसको बेचा जा सकता है।
सप्लाई ऑफ अ गुड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। सप्लाई ऑफ गुड्स भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि देयर आर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस होती है। द मेथड्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, प्राइसेस एंड रॉ मटेरियल्स एंड द नंबर ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट, फैक्टर्स गवर्निंग द सप्लाई। देखिए दे आर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, कैसे डिटरमाइन हो। देखिए द मेथड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, क्या मेथड हुआ है प्रोडक्शन के टाइम पे, कौन सा मेथड अपनाया गया है। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस रॉ मटेरियल कितनी प्राइस लगी थी, सप्लायर्स के कितने नंबर्स थे मार्केट में। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें फैक्टर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। यही सब फैक्टर्स जो होते हैं वो सप्लाई को गवर्न करते हैं। दैट मीन्स सप्लाई को बताते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कि मतलब कितना प्राइस लगा है प्रोडक्ट में, किस प्राइस के अकॉर्डिंग बना है, कौन सा प्रोडक्टिंग मेथड लगा है, कौन से कितने रॉ मटेरियल कितने के थे, कितने के सप्लायर्स थे, कितने नंबर ऑफ़ सप्लायर्स थे, कितना उनको देना था। तो ओवरऑल जितने भी ये सब फैक्टर्स होते हैं वो सब सप्लाई को गवर्न करता है। डैट मीन्स सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इट इज़ द मोर प्रॉफिटेबल टू सेल कमोडिटी एट अ हायर प्राइस। देखिए सब कुछ सेम होना चाहिए। दैट मीन्स सब कुछ सेम होना चाहिए, क्या मतलब, फैक्टर्स सेम होने चाहिए, फैक्टर्स में चेंजेस नहीं होने। जो फैक्टर्स हम पहले लेके चल रहे थे वही फैक्टर्स अभी भी होने चाहिए, फैक्टर्स में कहीं से कहीं तक चेंजेस नहीं होने चाहिए। इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल टू सेल कमोडिटी एट अ हायर प्राइसेस। देखिए डिमांड में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिमांड में क्या होता है कि हम एज अ कंज्यूमर देखते हैं, और सप्लाई में हम एज अ मैन्युफैक्चरर देखते हैं, एज अ प्रोड्यूसर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर की नज़रों से बात करते हैं, वहाँ पे हम कंज्यूमर की नज़रों से बात करते हैं डिमांड में। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें कब होगा, जब हायर प्राइस हो तब हम सेल कर दें, ठीक है। जब प्राइस बढ़े हुए हो और हम अपने कमोडिटीज़ को बेच दें तब हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई कि इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा कि अगर हम अपनी कमोडिटी को हायर प्राइसेस पे बेच देते हैं। इट इज़ नेचुरल फॉर सेलर्स टू ऑफर मोर कमोडिटी एज अ प्राइस एसेंस। तो ये बहुत नेचुरल सेलर बात होती है सेलर्स की कि जब वो अपने प्रोडक्ट को तब मार्केट में लेके आते हैं जब प्राइस हायर होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नेचुरल फॉर ऑल सेलर्स टू ऑफर मोर अ कमोडिटी एज प्राइसेस एसेंस। जितने भी अपनी कमोडिटी उसको और मतलब अवेयर करवाना, ऑफर करना अपने कमोडिटी को जब प्राइस डिके कर एसेंट्स कर रहे हो, ठीक है। एसेंट कर रहे हो दैट मीन्स डिक्लाइन कर रहे हो, तब हम उसकी डिमांड को बढ़ाएंगे जिससे कि उसकी प्राइस बढ़ेगी और हम अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करेंगे जिससे कि हमें भी प्रॉफिट होगा। प्राइसेस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी अफेक्ट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, इट्स सप्लाई इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी अफेक्ट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। जो रिलेटेड कमोडिटी की प्राइसेस होती हैं वो भी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। दैट मीन्स मतलब देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी अफेक्ट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। अगर अलग कमोडिटीज़ की बात करें, देखिए उनसे रिलेटेड जो कमोडिटीज़ होते हैं उनके भी प्राइस डिटरमाइन करते हैं हमारे अपने खुद के प्रोडक्ट के प्राइसेस को। जैसे कि अगर हम मान लीजिए टी लीव्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम टी लीव सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो अगर हमको ये भी तो देखना है कि अलग ब्रांड्स की टी लीव्स की कितने क्या रेट हैं, वो कितने में जा रहे हैं। तो अगर उनकी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो कंज्यूमर्स होंगे उनकी जो डिमांड है उनके टी लीव्स पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा चार्ज कर रहे हो वो कम का चार्ज कर रहे हो, तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो प्राइस हो गया अलग रिलेटेड कमोडिटीज़ के, वो भी हमारे खुद की प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन कर जाते हैं, अफेक्ट कर जाते हैं। कि अगर मान लीजिए हमारे रेट्स ज़्यादा हैं और उनके रेट्स कम है, तो हमारे जो कंज्यूमर की डिमांड्स होगी उनकी साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ भी सप्लाई इन्फ्लुएंस कर जाती है। अब आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है वो लॉ ऑफ डिमांड का एकदम रिवर्स होता है। वहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होता है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। द लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाइज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या करता है कि रिलेशन बिटवीन कमोडिटी और सप्लाई, कमोडिटी की सप्लाई पे और यहाँ प्राइस, वहाँ पे वो डिमांडेड क्वान्टिटी डिमांडेड, यहाँ पे क्वान्टिटी सप्लाई, वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड होता है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि हम प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड पे रिलेशन देखते हैं और यहाँ पे प्राइस और कमोडिटी सप्लाईज में रिलेशन देखते हैं। जैसे कि प्राइस 600 था, डाउन हो गया 300 हो गया और फॉलो के 100 हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाई 70 थी, 60 हो गई, 50 हो गई। जितना देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन शो करेगा। 600 थी तो 70 हो गई, 300 हो गई तो 60 हो गई, मतलब कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई भी कम होती जा रही है।
व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ हाई, अगर कमोडिटी की प्राइस हाई है तो सप्लाई इज़ हाई, जो सप्लाई भी होगी हाई हो जाएगी। एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ लो, और अगर कमोडिटी की प्राइस लो है तो सप्लाई भी लो हो जाएगी। जैसे कि वाई एक्सेस पे देखिए प्राइस दिया है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी दी गई है, तो 600 पे कितनी डिमांड मतलब सप्लाई थी, 70 की सप्लाई थी, 300 पे होकर 60 हो गई और 100 पे 50 की हो गई। तो सप्लाई कर्व देखिए अपवर्ड मूव कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है, वहाँ पे डाउनवर्ड शो कर रही थी क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव रिलेशन था, इन्वर्स रिलेशन था। Definition of law of supply: other things remaining the same, price rises, extend the price, falls supply contract. Other thing remaining the same, other thing that means factors same होने चाहिए। When prices rise, supply extends, जब prices बढ़ती है तो सप्लाई एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब सप्लाई भी बढ़ जाएगा। एंड व्हेन प्राइसेस फॉल, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही सप्लाई कम होगा तो तुम्हारी जो सप्लाई है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट मीन्स कम हो जाएगी। The law states that supply of a commodity increases on increase its price and decreases in price. यहाँ पे ये जो लॉ होता है ये बताता है कि जैसे ही अगर क्वांटिटी सप्लाई कमोडिटी की इंक्रीज़ होगी तो प्राइस भी इंक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ होगा तो प्राइस भी डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में, ठीक है। डिमांड इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू प्राइस एंड सप्लाई इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड होती है प्राइस से और सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्राइस से। देखिए दोनों का, यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड फ्लो कर रहा था, वहाँ पे अपवर्ड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन था, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। द प्राइस दैट विच सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स टू डिमांड इज नोन एज इक्विलिब्रियम। और जहाँ पे द प्राइस एट विच सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स टू द डिमांड, और जहाँ पे प्राइस और जहाँ पे सप्लाई और आपकी डिमांड सेम स्टेज पे आ जाती है, जहाँ पे ठीक है सेम स्टेज पे आ जाती है, इक्वल हो जाती है दोनों, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस माना जाता है। दैट मीन्स नो फ्लक्चुएशंस, ना प्राइस ज़्यादा है ना डिमांड ज़्यादा है ना सप्लाई ज़्यादा है, इक्वल है दोनों। When the demand और supply of a commodity changes, the equilibrium price changes too. और अगर डिमांड और सप्लाई चेंज होती है कमोडिटी की तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी चेंज होने लगती है। The equilibrium price is the price that which a quantity demanded by a consumer equals to the commodity supplied by the producer. इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी प्राइस होती है? वो प्राइस होती है जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूमर्स की क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल हो जाती है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हो जाती हैं। अगर हम क्योंकि यहाँ पे हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के नज़रिए से बात करते हैं, जहाँ पे हमारे कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड और प्रोड्यूसर की क्वांटिटी सप्लाइड दोनों आके एक इक्वल बेसिस पे आ जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम के स्टेज मानते हैं, वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर बोथ सेलर्स एंड बायर्स आर हैप्पी विद द प्राइस एंड क्वांटिटी। और ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों हैप्पी होते हैं अपने प्राइस और क्वांटिटी के देखते हुए, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, और अगर इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है तो यहाँ पे बायर्स भी खुश होते हैं और सेलर्स भी खुश होते हैं, ना उनको कोई दिक्कत होती है ना बायर्स को कोई दिक्कत होती है, बोथ आर हैप्पी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ना ज़्यादा डिमांड हो रही होती है ना ज़्यादा सप्लाई हो रही होती है, दोनों को उनका अपना अपना बेनिफिट मिलता है। जैसे कि देखिए 800-500 प्राइस थी, 800 से 500 हुआ है, तो यहाँ पे डिमांड कम हो रही है और सप्लाई ज़्यादा हो रही है। देखिए डिमांड की जो ग्रीन लाइन है वो डिमांड की लाइन है और जो ब्लू लाइन है वो सप्लाई की कर्व है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जब आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो मिडिल पॉइंट है वो क्या बन रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस बन रहा है। जैसे कि देखिए 800 की जब थी तो 800 से 8 पे 8 की क्वांटिटी थी और 500 से 5 पे, तो यहाँ पे एक तरह से हम डिमांड कर्व भी दिखा रहे हैं और सप्लाई कर्व भी दिखा रहे हैं। तो जब बीच में वो जो मिडिल पॉइंट है, देखिए रेड से, ये देखिए रेड से यहाँ पे ये देखिए ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। सो गाइस, आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट सो जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो ड्रॉप योर कमेंट बाय विच आई गेट टू नो योर फीडबैक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर गाइस, बाय।